जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, हर रोज की तरह हम हाजिर हैं। आज भी हम 2 नई सीटें आपके पास लेके आए हैं। ये सीटें कौन-कौन सी होंगी, ये जानकारी देंगे हमारे फील्ड एक्सपर्ट अमित जी। अमित जी, आज हम किन सीटों पर चर्चा करने वाले हैं? आज हम जो है भिवानी और सडोरा विधानसभा सीट पर हम चर्चा करने वाले हैं आज जो है। और हम अगर सीट की बात करें तो सडोरा विधानसभा सीट एक ग्रामीण सीट है और भिवानी एक नहीं, इस पर शहरी हम सीट है। डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे अमित जी। हाँ अभी तो हाँ ये जी 2 सीटें ही हैं। हम हाँ सडोरा, जी जो अमित और जी ने बताया, भिवानी। सडोरा और भिवानी की चर्चा करने वाले हैं जी। हाँ जी, भिवानी यही ना? सीट की जी हम। जी। हाँ जी ये अब दो हम एक सीटों की हम खबरों चर्चा पर एक करेंगे नजर आज। डाल लेते हैं, जो आज की बड़ी खबरें हैं। और उन बड़ी खबरों का क्रक्स ये है कि सब तरफ बगावत ही बगावत नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी में सीटें थोड़ी कंफर्म हो चुकी हैं लगभग, और वो कहीं-कहीं अंदर खाने लीक हो गई हैं, तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम अभी ज्यादा नजर आ रही है। कांग्रेस का जो नंबर है वो लगता है बाद में आएगा। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि जींद की जो कल बीजेपी की रैली होनी है, उसके अंदर गृह मंत्री अमित शाह के आने की चर्चा चल रही थी। कंफर्म हुआ था या नहीं हुआ था, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन अब कंफर्म है, ये है कि वो उस रैली में शामिल नहीं होंगे। दूसरी बड़ी खबर ये है कि राव इंद्रजीत का जो मोर्चा है वो कायम है। वो अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं, किलेबंदी उन्होंने कर रखी है। तीसरी खबर ये है कि देवेंद्र बबली जो है, कांग्रेस ने उनको टिकट देने से इनकार कर दिया है। कह दिया है कि वो तो ये टोहाना से चुनाव लड़ते हैं, पिछली बार के एमएलए हैं, जेजेपी से जीते थे, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के इधर-उधर चक्कर काट रहे थे, और अब उनको कांग्रेस ने टिकट देने से इनकार कर दिया है। आज वो मनोहर लाल खट्टर जी से भी मिले। अगली खबर ये है कि अरविंद शर्मा के गोहाना से लड़ने की चर्चा है, जिसको लेकर वहां जो प्रत्याशी जिन्होंने अपने नाम भरे थे, नामांकन किया था उम्मीदवार के रूप में, वो बहुत नाराज चल रहे हैं। अगली खबर ये है कि रतिया के अंदर सुनीता दुग्गल का नाम चल रहा है, जिसकी वजह से वहां के जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो नाराज हो गए हैं। इसके बाद चलते हैं हिसार। वहां पर नवीन जिंदल ने ताल ठोक ली है कि या तो मेरी माँ को लड़वाओ या मेरी जो पत्नी है उनको टिकट दीजिए। तो ये तमाम तरह की खबरें, और इनमें सब में आप एक चीज जो कॉमन थ्रेड देख रहे होंगे, वो है कि बगावत बगावत बगावत। अब ये बगावत किस तरफ जा रही है, ये हमें विनोद जी बताएंगे। विनोद जी, ओवर टू यू। बताइए, ये बगावती जो सुर है चारों तरफ से, ये कहाँ ले जाएंगे? बगावत बगावत के जो संकेत आ रहे हैं, उससे मुझे लगता है प्रेमचंद जी की भविष्यवाणी सही होने वाली है। अभी तक दोनों पार्टियों ने ऑफिशियल कोई लिस्ट जारी नहीं की है और ना ही जारी करेंगे। हालांकि सुना यह गया कि मनोहर लाल जी के पास बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट जा रहे हैं कि जी मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, वो सबको कह रहे हैं कि जी अभी सूची 2 दिन के बाद आएगी। और वो ये भी कह रहे हैं कि जी हमने अपनी तरफ से अपना काम पूरा करके ऊपर भेज दिया, अब हाईकमान इस पे फैसला लेगा। लेकिन जो हालात बन रहे हैं ना रीएडजस्टमेंट के, उन हालात में लगता नहीं कि ये सूचियां नॉमिनेशन की डेट शुरू होने से पहले जारी हो पाएंगी दोनों पार्टियों। और मैंने कल भी ये जिक्र किया था कि बाजार में ना कई बार रिएक्शन लेने के लिए ना टेंटेटिव लिस्टें जारी की जाती हैं। उसको आप फेक वर्ड यूज करो या टेंटेटिव लिस्ट यूज करो, पार्टी उसको ऑफिशियली तो नहीं जारी करती, लेकिन पार्टी के लोग वो नाम प्लांट कर देते हैं और मीडिया उन नामों को चला देता है, उससे हलचल मचती है। अब जैसे अरविंद शर्मा का नाम चल पड़ा गोहाना से, तो गोहाना से बड़ा सीरियस रिएक्शन आया है, बल्कि उनके पुतले तक जलाए गए हैं। और वैसे भी अगर आप ईमानदारी के पैमाने पे सोचो तो भाई जो नए लोग हैं जो पिछले 10-15 साल से जमीन पे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो किस उम्मीद से काम कर रहे हैं कि हमें कंसिडरेशन मिलेगा, हमें टिकट मिलेगी। होता क्या है, लास्ट मिनट पे काफी सारी सीटों पे पुराने नेता अपने ताल्लुकात और अपने संबंध और अपने नाम के दम पे टिकट हासिल कर जाते हैं, तो नए लोगों को मौका ही नहीं मिलता। अब ये साल 6 महीने के बाद तो चुनाव होते नहीं, पूरे 5 साल बीत जाते हैं। जो आज 40 का यूथ है वो अगली बार 45 का हो जाएगा, अगली बार हो सकता है आज से भी ज्यादा सर्कमस्टांसेस गड़बड़ हो। तो इसलिए ये विरोध जो है ये स्वाभाविक है।
अब मान लीजिए आप अरविंद शर्मा की बात ही ले लीजिए, अभी वो रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़े, अच्छे खासे वोटों से चुनाव हार गए, पिछली दफा मामूली अंतर से जीत गए थे, इस बार अगर हारे हैं तो हार के कारण भी होंगे, तो फिर कोई जी मतलब नहीं बनता कि उनको गोहाना से टिकट के लिए प्रपोज किया जाए। जी लोकल जो सेटअप पहले बैठा हुआ है, पहले उनको तवज्जो देनी चाहिए, और हर पार्टी को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको 90 में से कम 30-35 नए लोगों को, जो पहले कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ पाए लेकिन उनकी वैल्यू है, उनको उनको मौका देना चाहिए। हमने 2008 में, जब मैं टोटल टीवी में था, एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, मैं भी दावेदार। उस जी प्रोग्राम का एक मकसद था कि नए लोगों को नर्सिंग करके पॉलिटिक्स में लाना। मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं कि पॉलिटिक्स में कंपटीशन होना चाहिए, टेस्ट जी चेंज होना चाहिए। अब ऐसे ऐसे नेता पॉलिटिक्स में रहते हैं, 80 साल के हो गए, 85 के हो गए, 87 के हो गए। अरे भाई, नए लोगों को भी तो मौका दो। आपने जितना सर्व करना था देश के लिए, प्रदेश के लिए, हल्के के लिए, आपने कर लिया। और आपकी सेहत भी आपको इतना अलाउ नहीं करती, उतना जोर नहीं रहता आदमी में। 85 में बताओ कितनी आदमी की हिम्मत रहेगी, 80 में कितनी हिम्मत रहेगी। लेकिन हो क्या रहा है पिछले 25-30 साल से, वो जब तक बिल्कुल चलने फिरने से महरूम नहीं हो जाते, तब तक टिकट की दावेदारी नहीं छोड़ते। तो मैं अपने जी प्रोग्राम का जिक्र कर रहा था, उसकी पावर बताता हूँ। हमने क्या किया कि नए लोगों को मैक्सिमम अपने सर्वे में डाला, और जी उनमें से बहुत सारी सीटों पे मैं नाम ले सकता हूँ कि नए लोगों को अच्छे खासे वोट आ गए। उसको हमने वोट वैल्यू में कन्वर्ट करके और बोल दिया टीवी पे भी, इस बंदे की 15,000 वोटों की अपनी वैल्यू है, इसकी 10,000 की अपनी वैल्यू है, इसकी 20,000 की अपनी वैल्यू है। तो जी गुल्ला चिक्का से जो 2014 में वो लड़का कुलवंत बाजीगर एमएलए बना, वो टोटल टीवी का सर्टिफिकेट लेके बीजेपी में गया कि देखो जी, मेरी 20,000 की वोट वैल्यू है, 20 तो मैं घर से लेके चलूंगा, बाकी पार्टी देगी। और वो हुआ भी भाई, पार्टी के पास, बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं था, पहचान में आ गया कि यार 20,000 वोट की वैल्यू रखता है, उसको टिकट मिल गई, वो एमएलए बन गया। तो ऐसे जी एक प्रयोग हमने किया था। पार्टियों को भी ये प्रयोग करना चाहिए कि हर टाइम सत्ता का लालच नहीं होना चाहिए कि हार जाएगा या जीत जाएगा। नए लोगों पे ट्राई करना चाहिए, तभी विरोध कम होगा। और इस बार मुझे लग रहा है कि विरोध दोनों पार्टियों में ज्यादा होने वाला है। 30-30, 35-35 सीटों पे विरोध होने वाला है। और अगर 30-30, 35-35 सीटों पे सीरियस लोग बाहर निकल गए, तो वही जी जो मैं कह रहा था कि चुनाव ट्रायंगुलर बन सकता है, या प्रेमचंद जी भी इस बात की वकालत कर रहे थे कि ट्रायंगुलर बन सकता है, तो ये बन जाएगा। जी प्रेम जी, आपका क्या कहना है? ये जो बगावत 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 चल रही है, इस विधानसभा का तो बगावत के नाम से ही जाना जाएगा ये चुनाव। कमल जी, शायद आप बहुत दिनों से इस चीज को ट्रैक नहीं कर रहे। हरियाणा के हर चुनाव में, हर दल में इस तरह की स्थिति पैदा होती है। चुनाव जब टिकटों की घोषणा होने से 2-3 दिन, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले ये सुरसराहट शुरू होती है, और बहुत प्रभावी लोग जो मैनेज कर लेते हैं, बहुत सारे लोग तो अभी सभी सार प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करते हैं, अपने ताल्लुकात का, वो चीजें आती हैं, हर चुनाव में आती हैं। आज भी जी यही स्थिति है कि आप कांग्रेस में जाएंगे तो दो बड़े नेताओं के घर पे मेला लगा हुआ है। भारतीय जनता जी पार्टी की परंपरा कुछ अलग है। वैसे आप बार बार बोलते हो एप्लीकेशन, भारतीय जनता पार्टी में कोई एप्लीकेशन नहीं ली जाती, कोई आवेदक आवेदक नहीं है। आपको जी जानकारी में रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन से सूचियां मांगती है। भारतीय जनता जी पार्टी में इस बार भी कोई एप्लीकेशन नहीं मांगी किसी से भी। और जी कांग्रेस पार्टी वो ने कहावती होता है प्रेम जी, वो उसका जी, टेक्निकल नहीं, मीनिंग नहीं आप होता। एक बात सुनना तो नहीं मैं चाह रहे, मैं पहले बता भी रहा हूँ। क्लैरिफाई कर दूं, आपने बार बार ये कहा कि इतने एप्लीकांट है, एप्लीकेशन आई है। ये कोई मैं पहले क्लैरिफाई कर एप्लीकेशन चुका हूँ कि बीजेपी में नीचे से वो मांगा गया है, तो कहावती रूप एप्लीकेशन से कहा जाता है। उनको खैर आगे एप्लीकेशन नहीं। बढ़िए, आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है जी। अब जी ये जो लोगों का नाम थे या जिनकी स्तुति हुई, वहां 3 तरह से आपके सर्वे आते हैं या 3 तरह से रिकमेंडेशंस आती हैं। जी स्टेट लीडरशिप भी करती है, नेशनल लीडरशिप भी करती है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी करता है। तो जी ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे जाकर के जब स्क्रूटनाइज होती हैं, तो उस लिस्ट को छोटा करने का प्रयास होता है।
जी कांग्रेस की आज तक मीटिंग्स चल रही हैं, और मैं समझता हूँ एक चीज इस बार जरूर है, दोनों राष्ट्रीय दलों को कहीं ना कहीं बगावत का डर सता रहा है, और जी उनको ये भी लगता है कि जब ये पिटारा खुलेगा, जैसा अभी विनोद जी बोल रहे थे कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति छिटक के किसी क्षेत्रीय दल का या किसी थर्ड फोर्थ फ्रंट का टिकट ले आया तो उनके लिए परेशानी खड़ी कर देगा, और ये सच है। पिछली बार का जो उदाहरण आपके सामने है, जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक कोई उनके आइडियोलॉजी से या उनकी विचारधारा से नहीं बने थे, उसमें 7-8 लोग बाकी थे जिनको कहीं टिकट नहीं मिला, वो वहां जाके ले आए जहां सुविधा लगी उनको, और स्थिति लगभग वही है। आज आपने जिक्र किया गोहाना, सिर्फ गोहाना की बात नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं आज लाडवा में जहां मुख्यमंत्री जी के नाम की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष ने की, वहां सैनी समाज ने एक बैठक करी बाबैन में और अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अगर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध उनकी अनुशासित पार्टी में इतना आक्रोश है, तो आप जनता का अगर भावनाओं को समझने का कोशिश करें तो एक ही दिन में 2 बयान ऐसे आए। नायब सिंह सैनी जी के लिए सुबह सुबह मोहनलाल बड़ौली जी ने कहा कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। शाम को करनाल में उनका रोड शो था, करनाल में रोड शो में उन्होंने कहा कि मैं करनाल से ही प्रत्याशी हूंगा, और सेकंड बाद ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं 2 से चुनाव लड़ सकता हूं। तो मैं समझता हूं कि और जिस भावी प्रत्याशी को उन्होंने अपनी गाड़ी पे खड़ा कर रखा था, वहां उनका संकेत भी दे दिया। तो ये विरोधाभास जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी है, और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में वो भी रखते हैं अपने लोगों को। 2-2, 3-3 लोगों को ये कह दिया जाता है कि आप फील्ड में जाके काम करें, हम आपकी पैरवी कर रहे हैं। वो लोग अपने दफ्तर भी खोल देते हैं। गोहाना में जो स्थिति हुई है, गोहाना में तो बाकायदा पुतले फूके गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, मुख्यमंत्री जी का और अरविंद शर्मा का नाम लिख करके बैनर होर्डिंग लगाए गए हैं कि इनका विरोध, और विरोध करने वाला कोई और नहीं है, उनके दावेदार ही हैं जिनको लगता था कि इस बार तो शायद मिल ही जाएगा। तो ये स्थिति हर पार्टी में है। आप कांग्रेस की बाबरिया जी को हर दिन बयान बदलना पड़ रहा है, कोई विधायक होना जरूरी नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए, या सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी अगर विधायक चुन लिए जाते हैं और राज्यसभा की सीट खाली करते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन का उनका स्टेटस चला जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में मात्र 2 सीट का थिन मार्जिन है। तो अभी आज ये हो गया, ये राव इंद्रजीत के फ्रंट पर आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि वहां पर जो है विरोध चल ही रहा है, सेटलमेंट कोई दिखती नहीं है कि बीजेपी आला कमान और इंद्रजीत के बीच में। मैं वो भी आपको बता देता हूं, जिस अहीरवाल को भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग गढ़ किला या वो मानती है, वो भी हिला हुआ है, दरक गया है वो किला उनका। इस बार बगावत केवल उनकी तरफ से नहीं है, उनके खिलाफ भी बगावत है। अगर आप देखेंगे, राव इंद्रजीत की बेटी का नाम ही सिर्फ हवा में था कि अटेली से लड़ेंगे, कौशल से लड़ेंगे। उन दोनों जगह पे भी प्रदर्शन हो चुके हैं, वहां भी पंचायत हो चुकी है कि अगर वो आती हैं तो स्थानीय विधायक का टिकट कटेगा। हमें तो पहली बार स्थानीय विधायक मिला है, अटेली में तो ये भी कहा गया कि हमें पहली बार यहाँ का स्थानीय विधायक मिला, और सबसे शरीफ आदमी है सीताराम जी, ये नाम लेकर के बोला गया है कि हम बाहर से आने वालों को इस बार नहीं जितवाएंगे। अब बाहर में उनका तो जिला भी अलग है और फिर वो रहती भी दिल्ली में है, तो इस तरह की बातें विरोधी उठाएंगे या टिकट के जो दावेदार थे वो बार बार उस बात को उठाएंगे। हम 2-3 दिन से जिक्र कर रहे थे कि सबसे सेफ मिनिस्टर बनवारी लाल जी हो सकते हैं। बनवारी लाल जी के टिकट पे आज किसी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि वहां भी राव इंद्रजीत जी किसी और की वकालत कर रहे हैं, बिमला चौधरी या किसी का नाम लेकर के वहां कहा गया। अब क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं बैठा, आप बहुत नजदीक बैठे हो, अगर आप जानकारी वहां से ले सको तो आज जो बड़े बात है, आज मेरी बात हुई किसी से तो बनवारी लाल जी में और राव इंद्रजीत में ठन चुकी है। विनोद जी, ये जो इंद्रजीत प्रकरण है ये हर बार ब्लैकमेल करते हैं, क्या बीजेपी इससे मुक्ति नहीं पा सकती? क्या ये बीजेपी की मजबूरी है कि उनको साथ लेकर चलना ही चलना है और उन्हीं की शर्तों पर ही चलना है? नहीं, इसको ब्लैकमेल वर्ड नहीं है, राजनीति में इसको वर्चस्व की लड़ाई कहते हैं या प्रेशर टैक्टिक्स कहते हैं।
मैं इसको जी। थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जी। राव इंद्रजीत सिंह जी गुड़गांव पार्लियामेंट से सांसद हैं। गुड़गांव जी। पार्लियामेंट में 9 सीटें आती हैं, जिसमें 3 मेवात जिले की हैं, बाकी जी। गुड़गांव की है। तो मेवात में तो उनकी कोई रुचि नहीं है, गुड़गांव जी। की 6 सीटों पे उनकी रुचि है, और भिवानी महेंद्रगढ़ में से 4 सीटें अहीरवाल की आती हैं। 10 और 11वीं होगी रोहतक पार्लियामेंट की कोसली। 11 सीटें उनकी रेंज में आती हैं, जिसमें वो ये क्लेम कर सकते हैं कि जी मेरा वोट, मेरा जनाधार इन सारी सीटों पे है, ये सारे मेरी वजह से बीजेपी के साथ है। जी। ठीक है ना। और जो लोकसभा का पिछला नतीजा आया है, अगर उसमें गुड़गांवा और बादशाहपुर में मोदी प्रेमी डट के वोट नहीं करते राव इंद्रजीत सिंह जी को, तो राव जी। इंद्रजीत सिंह जी चुनाव नहीं जीत पाते। ये बात राव इंद्रजीत सिंह को भी पता है। अब अगली जी। बात है कि जो 11 सीटें हैं, मान लीजिए कि 11 की 11 सीटों पे उनको तवज्जो दे दी जाए या उनकी इच्छा अनुसार उम्मीदवार दे दिए जाएं, तो इसका मतलब हो गया कि साउथ हरियाणा में एक समानांतर बीजेपी पैदा हो गई। जी। आप पिछले 10-11 साल से 12 साल से इतिहास देख लो, जब से नरेंद्र मोदी बीजेपी में आए हैं तो अमित शाह ने कोई समानांतर बीजेपी किसी स्टेट में पैदा नहीं होने दी, भले उनको नफा हुआ हो और भले उनको नुकसान हुआ हो। जी। आपने यहां तक देखा होगा कि जो सीनियर लीडर इग्नोर नहीं किए जाने चाहिए थे, मुरली मनोहर जोशी, LK आडवाणी और भी बहुत सी लिस्ट है, वो भी इग्नोर कर दिए गए। एक बिल्कुल प्योर मोदी फ्रेंडली, अमित शाह फ्रेंडली बीजेपी डिजाइन हो गई। इस जी। पूरे डिजाइन में राव इंद्रजीत सिंह एक सीमा से बाहर ना तो जाएंगे और ना ही उन्हें कोई जाने देगा, ये भी फैक्ट है। और एक बात और भी है, पिछली बार राव साहब ने जो भी टिकटें ली, वो बीजेपी के कोर कार्यकर्ता नहीं थे, वो उनके निजी व्यक्ति थे। अब या तो वो बीजेपी के कोर कार्यकर्ता को अहमियत देते हो जब से बीजेपी में है, तब तो बीजेपी उनको प्योर हार्डकोर बीजेपी का व्यक्ति मानती है, मानेगी। अभी तक उनको हार्डकोर बीजेपी की का दर्जा नहीं मिला है, क्योंकि उनके जो एक्ट हैं वो है निजी, अपने निजी व्यक्ति को आगे बढ़ाना। तो जी। बीजेपी ये तो किसी सूरत में होने ही नहीं देगी। जी। लेकिन उनको एक ड्यू रिस्पेक्ट जितनी देनी चाहिए उतनी ऑफर हो चुकी है, और मेरे ख्याल में एक आध प्लस माइनस में मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगली बात ये भी, राव साहब जिन लोगों के लिए टिकटें मांग रहे हैं और उनको अगर टिकटें मिलेंगी मान लो, और उसके बदले में जिनकी गर्दन कटेगी, वो चुप बैठने वाले नहीं है। कांग्रेस की एंट्री वहां वैसे भी होनी है। अगर मान लो विद्रोह हो जाता है, राव साहब की टिकटों के खिलाफ विद्रोह हो जाता है, कुछ लोग हिम्मत करेंगे लड़ने की, कुछ नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे वो कांग्रेस को अंदर लाएंगे, कांग्रेस की मदद करेंगे। तो कंपटीशन तो होना ही होना है। राव साहब की पूरी मान लो, अधूरी मान लो या ना मानो, कंपटीशन जी। तो बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है। जी। विनोद जी, मेरे पास जो जानकारी है, राव साहब जो हैं वो 7 सीटें मांग रहे हैं, रेवाड़ी, कोसली, बावल, नागनौल, अटेली, पटौदी और गुड़गांव। वो कह रहे हैं कि इन 7 पर मेरे आदमी होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी उनको कितनी सीटों का ऑफर दे सकती है? देखिए, बावल पहले ही उनके आदमी के पास है, और जी। मुझे इस बात में कोई वो नहीं लगता कि बनवारी लाल जो है वो राविंदर जी से बाहर जाए। ये जी। खबर आपके पास कैसे है या किसी और के पास कैसे है, क्योंकि उनका गुजारा ही नहीं है। मान लो जी, जाते ये भी हैं, सोशल मीडिया पर सर वो नहीं 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 बनवारी नहीं, लाल वो जी नहीं चलता है। जाएंगे, मैं आपको लेकिन देखो सीट का डिजाइन बता देता हूँ। उस जी। सीट में 2 बड़े ग्रुप हैं। एक पूरा का पूरा 30-40 गांवों का जो इलाका है वो उसको अहिरवाल कहते हैं, बावल सीट की बात कर रहा हूँ। और जी। एक कुछ बड़े गांवों का इलाका है जिसको जाट बेल्ट कहते हैं। जाट जी। बेल्ट ने लोकसभा चुनाव में भी राव इंद्रजीत को वोट नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया। अहिरवाल की वजह से ही वो बावल से लीड कर पाए, लेकिन वो भी लीड कम हो गई। पिछली बार 90,000 88,000 थी, इस बार वो 20-22,000 रह गई। तो जी। बनवारी लाल जी को भी ये बात पता है कि भाई इतनी लीड, इतना वोट कम हुआ है, तो चुनाव टफ कंपटीशन का है। तो इसलिए वो जी। राविंदरजीत का के साथ गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। उनको साथ लेके चलना उनकी मजबूरी है। और जी। दूसरी आपने सीट बोली जो जिसमें ज्यादा गड़बड़ होने की संभावना है, वो सीट है रेवाड़ी।
क्योंकि रेवाड़ी में पिछली दफा भी रणधीर सिंह कापड़ीवास का लास्ट मिनट में हक छीना गया था, और आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। तो जी। मुझे नहीं लगता कि वो या उनका परिवार चुप बैठेगा, चाहे इंडिपेंडेंट लड़े। वैसे भी उन्होंने बड़े चुनाव हारे हैं, एक चुनाव जीता है, तो वो हार से डरने वाला व्यक्ति है नहीं। तो वो खुद जी। लड़े या बेटे को खड़ा करे, बगावत करेगा ही करेगा, चाहे टिकट मिल जाए तो साथ चलेगा, नहीं तो बगावत करेगा। ऐसे इसका ही मतलब हमने एक ऑनलाइन सर्वे किया था इस सीट के लिए, और कापड़ीवास जी जो है वो उनको 70% वोट मिले थे, कि 70% लोग चाहते थे उनको टिकट मिले। तो देखिए ये हमारी खबरों। कमल जी कमल जी, मैं एक बात बता दूं, देश में आईटी का युग है, ऑनलाइन पे सर्वे बहुत होने लगे हैं, लेकिन ऑनलाइन सर्वे सिलेक्टेड लोगों का सर्वे होता है, पढ़े लिखे लोगों का सर्वे होता है। एग्री और करता हूँ। ये हमारा जो अभी तक जो हमारा समाज है वो पूर्ण रूप से एक तो शिक्षित नहीं है, और जी। शिक्षित में से भी बहुत बहुत बड़ा समाज ऐसा है जो आईटी फ्रेंडली नहीं है, जी। जो जी। आईटी फ्रेंडली नहीं है। और उसमें भी एक बड़ा समाज ऐसा है जो हमारी खबरों को देखता ही नहीं है, उसकी एक अपनी दुनिया है, अपनी खबर है। इसलिए ऑनलाइन सर्वे पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता। सर्वे वो होता है जो डोर टू डोर जाके लोगों जी। से, मतलब बूथ वाइज, एक बूथ पे बिल्कुल। 10 वोट, 20 वोट, 5 वोट, 10 वोट लिए जाएं, उससे अंदाजा लगता है कि क्या है। और मैंने रेवाड़ी का सर्वे किया हुआ है। अगर ये जी। चुनाव आचार संहिता नहीं लगी होती तो मैं रिजल्ट खोल के आपके सामने रख देता कि लोग क्या चाह रहे हैं। और अगर मैं जी। रणधीर कापड़ीवास के लिए बार बार बोल रहा हूं, तो मैं किसी बेस पे बोल रहा हूं कि उनके प्रति सिंपैथी है, 100% जी। सिंपैथी है। और वो जी। चुनाव भी नहीं छोड़ने वाले व्यक्ति, इतने चुनाव लड़े, हार जीत बहुत देखी है, इसलिए डरता नहीं हुआ। जी। 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 और मैं ये आपकी मंडी बात से मंडी बिल्कुल एग्री करता सुनिए, हूँ। ऑनलाइन सर्विस इतने मंडी अकेले में भी आइडिया नहीं देते हैं, पर कहीं ना कहीं मंडी एक इंडिकेशन मिल जाता है। मंडी अटेली में भी विरोध हुआ है। और कोसली का तो मुझे बिल्कुल भी अनुमान नहीं था, प्रेमचंद जी कह रहे हैं कोसली में भी विरोध हुआ है। तो कोसली से अपना मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी अभिमन्यु भी टिकट के दावेदार हैं। तो वो भी इतनी जल्दी थोड़ा सहन कर लेंगे कि राव इंद्रजीत ने जो मांग लिया उनको मिल जाए। वो भी अपना घूम रहे, 1 साल से घूम रहे हैं, तो 4 बंदे उनके पास भी होंगे। सुधा यादव भी एक बड़ी लीडर हैं और पार्लियामेंट बोर्ड की मेंबर हैं। उनकी राय को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अगर वो कोई एक सीट मांगती है कि जी मैं लड़ना चाहती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई इग्नोर करेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक छत्र राज्य जो है राविंद्र जीत का स्थापित होने की उम्मीद नहीं है। गिव एंड टेक होगा, इज्जत मिलेगी, लेकिन गिव एंड टेक होगा। जी। सुधा जी के लिए तो, सुधा यादव के लिए तो बादशाहपुर को शायद फिक्स किया जा रहा है। चलिए, अब हमारी खबरों की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, समय भी आगे बढ़ रहा है। आज जिन 2 सीटों की चर्चा होनी है उनमें से पहली सीट पर चर्चा कर लेते हैं। अमित जी, पहली सीट कौन सी चर्चा करना चाहेंगे, और उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, क्या रहने वाला है। अमित जी, हम आपकी पहली आवाज नहीं सीट, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम पहली सीट जो है अनम्यूट वो अनम्यूट करें। सडोरा पे हम चर्चा करेंगे, जो है सडोरा विधानसभा सीट पे, जो कि 1977 से अस्तित्व में आई है, 70 जी। के विधानसभा चुनाव से। अगर इस सीट का हम देखें, कांग्रेस ने पहली बार इस सीट पर 2009 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इससे पहले तक कांग्रेस 70 से लेकर 2009 के बीच वो चुनाव नहीं जीती थी। अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी सीट पर 2 बार जीती है, 1982 और 2014 के विधानसभा चुनाव में इसने जीत हासिल की है। लोकदल ने इस सीट पर जो है अपना 1996, 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इसी वक्त आप कह सकते हैं कि ये सीट जो थी लोकदल की स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट थी, क्योंकि 2005 में जहां इनेलो को 9 सीटें आई थी पूरे प्रदेश में, उसमें सडोरा सीट भी शामिल थी। सडोरा सीट एक पूर्ण ग्रामीण सीट है। इसमें 2 छोटे कस्बे आते हैं, जैसे एक आपका सडोरा आता है, सरस्वती नगर जो पहले मुस्तफाबाद कहा जाता था, या थोड़ा सा बिलासपुर नाम का एक बड़ा गांव आता है। अगर हम इस सीट की बात करें, इस टाइम कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस की रेणुवाला जो है विधायक है। रेणुवाला पिछली बार 17,000 उससे ऊपर वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को यहाँ से 40,000 से ऊपर की लीड हासिल हुई थी यहाँ से। तो आज की स्थिति में लगता है कि यहाँ से कांग्रेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टिकट देखना पड़ेगा कि किसको दिया जाता है। अगर हम बीजेपी की बात करें, यहाँ से बलवंत सडोरा जो है, बलवंत सिंह जो है, वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है बीजेपी की टिकट पे। अगर हम कांग्रेस की बात करें, रेणुवाला है जो मौजूदा विधायक है,
और है राजपाल भुकड़ी जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं सडोरा से ही, वो भी यहाँ से दावेदार, और भी कई दावेदार हैं यहाँ से सडोरा विधानसभा सीट से। जी जी, तो इस सीट पर और आगे चर्चा बढ़ाते हैं। 1977 से काउंट करें तो 10 बार चुनाव हो चुके हैं। 3 बार बीजेपी जीती है, 2 बार कांग्रेस, 1 बार आईएनएलडी। ये सीट बीएसपी की मजबूत सीटों में से है। यहाँ पर बीएसपी को लगातार पिछले चुनाव में भी 20,000 से ज्यादा, 15 से 20% के बीच में, 10 से 20% के बीच में मैं कहूंगा वोट मिलते रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से, और लगातार मिलते रहे हैं, एक आधी बार नहीं मिले हैं। इसलिए बीएसपी की ये एक स्ट्रॉन्ग सीट है। प्रेम जी, जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, और इस सीट पर क्या समीकरण बनेंगे, क्या 3 तरफा मुकाबला बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्या कहना है आपका? देखिए कमल जी, सढौरा का एक तो मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास बता दूं। सढौरा एकमात्र ऐसा शहर या कस्बा है जिसमें लाहौर के साथ, लाहौर और सढौरा की म्यूनिसिपल कमेटी एक नोटिफिकेशन से बनी थी, और दुर्भाग्य ये रहा कि वो कस्बा गांव बन गया, नगर पालिका भी तोड़ दी गई, ग्राम पंचायत बनी, फिर उसके बाद फिर से उसको नगर पालिका बनाना पड़ा। इसमें छोटे छोटे 3 कस्बे हैं, सढौरा है, बिलासपुर है, और सरस्वती नगर जिसका नाम है, पहले मुस्तफाबाद उसका नाम था। तो ये पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र आप इसको कह सकते हो। और इस पे 1977 में पहली बार चौधरी भागमल जो है, जो सूरज भान जी एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब 2 सांसद भी बने थे तब सूरज भान जी जीते थे। तो सूरज भान जी के साडू थे रिश्ते में, और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें वहीं से, मैं मानता हूं कि वो जनता पार्टी के टिकट पे उस टाइम जीते थे। पहला चुनाव जिसको आप बोलते हैं। एक जानकारी दे दूं, अभी अभी खबर आई है कि चुनाव आयोग ने डेट्स बदल दी हैं। अब 5 अक्टूबर को चुनाव होगा और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे, जो पहले 1 अक्टूबर और 4 अक्टूबर था। चलो, अब ये 4 दिन और आपके टिकटों का वितरण लेट हो जाएगा। तो मैं आपको सढौरा का बता रहा था कि भागमल जी ने लगातार 2 चुनाव नहीं बल्कि 3 चुनाव जीते हैं, और एक चुनाव में वो जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उससे अगले में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, तीसरे चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट भी जीते। आप 77, 82 और 87 हो गया। उसके बाद वहां से शेर सिंह जी विधायक बने, और चौधरी शेर सिंह बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उस समय मंत्री रहे, चौधरी भजनलाल जी की सरकार में। जी। उसके बाद रामजी लाल जी इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक बने। उस टाइम पार्टी का नाम समता पार्टी था, शायद आप उसको ढूंढते रहते हैं, आईएनएलडी कहाँ लिखा मिलेगा। आईएनएलडी 2000 में आती है। आईएनएलडी के बलवंत सिंह लगातार 2 बार विधायक बने, और बलवंत सिंह जी आपने कहा कि उस वक्त भी विधायक बने जब मात्र 9 विधायक उस पार्टी के बने थे, 8 विधायक, और उसमें सामान्य श्रेणी के 2 ही विधायक थे, बाकी सारे अनुसूचित जाति के विधायक थे। तो बार बार आप सर्वे में ये बात बताते हो कि किन सीटों पे कहाँ प्रभाव है। और प्रेम जी थे सर उसमें, एक सीट ओमप्रकाश चौटाला जीते थे। हाँ जी। और 8 सीटें रिजर्व जीती थी पार्टी, टोटल 9 जीती थी। जी नहीं, उसमें जनरल थे सर, घरौंडा सीट से रेखा राणा जीती थी जनरल, और एक अपने तावड़ू से जीते थे एक कैंडिडेट हो जाए, तावड़ू भी जनरल सीट हुआ करती थी। वो 3 सीटें जनरल थी, 6 जो रिजर्व सीट थी उस टाइम पे 2005 में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, रेखा राणा जीती। ठीक है, आप सही। यस, ये सही है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद 2 बार बलवंत जी जीते। उसके बाद राजपाल भुखड़ी एक जूनियर इंजीनियर थे, उनको कांग्रेस ने टिकट दे दी। राजपाल भुखड़ी 2009 का चुनाव जीते, और 14 के चुनाव में वो चुनाव हार गए, और 19 के चुनाव में
कुमारी शैलजा के खाते से आए थे उस समय भी। वो कुमारी शैलजा ने कहा कि आप विश्राम करें और अपने कोटे में रेणुबाला को टिकट दे दी। उस समय जो जिला परिषद की अध्यक्षा थी, यमुनानगर जिला की जिला परिषद की अध्यक्षा थी, और रेणुबाला बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गई। अब चौधरी बलवंत सिंह वहाँ एक प्रभावी नेता हैं, उनकी पहचान अपनी पहचान है, वो पार्टी से अलग भी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात भी हुआ था, अगर आपको थोड़ी जानकारी उस क्षेत्र की हो। एक और कंटेंडर थे दाताराम जी, जो बहुत पहले चुनाव लड़ते रहे हैं, और भागमल जी का बेटा भी चुनाव लड़ना चाहता था। तो वो कहीं ना कहीं उनको लगा कि बलवंत जी बाहर से आए हैं और 14 में विधायक बन गए, हर बार इनका पक्का हो जाएगा, तो उनके विरुद्ध थोड़ी सी बगावत हुई। इस बार स्थिति वही लगभग है कि एक नए प्रत्याशी को अभी हाल ही में एक राजपत्रित अधिकारी, महिला अधिकारी को रिजाइन करवाया गया वहां से चुनाव लड़वाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। बलवंत सिंह जी का मैं समझता हूं कि वो चुनाव हर कीमत पे लड़ेंगे। वो किससे लड़ेंगे? वो जो बार बार कमल जी को पिंच करती है बात कि थर्ड फ्रंट कहाँ से आएगा, थर्ड फ्रंट ऐसे ही आता है, और थर्ड फ्रंट में वो बहुत मजबूत दावेदारों में से हैं। तो इस सीट को ये मान के चल रहे हैं आप, अगर भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई तो भी और कांग्रेस से चूक होगी तो भी ये ट्रायंगुलर बने ही बनेगा। सडौरा की स्थिति लगभग ऐसी है। और मैं समझता बीजेपी हूं की कि तरफ से मैं आपको नाम बता दूं, बलवंत सिंह जी का नाम गया हुआ है। बलवंत सिंह और उनकी जगह जेजेपी की एक कुसुम शेरवाल है। पिछली बार उन्होंने 15,000 के करीब वोट लिए थे। मुझे ये पता है कुसुम शेरवाल जी और उनके पति दोनों वहां चुनाव लड़ चुके हैं। वो वाया बहुजन समाज पार्टी, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हुए थे। इंडियन नेशनल लोकदल जब टूटा तो वो जननायक जनता पार्टी में चले गए। कुसुम शेरवाल जी पढ़ी लिखी महिला हैं, परंतु जो आधार वहां पे बलवंत सिंह जी का है, उनसे बड़ा शायद किसी के पास भी वहां जनाधार नहीं है, किसी नेता के पास भी। इस बार का जो आपको पैनल में नाम नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीमती बहमनी है, वो अधिकारी थी और अभी 3 दिन पहले उन्होंने रिजाइन किया है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के आश्वासन पर कि टिकट आपको दी जाएगी। तो ये सुमन बहमी, वो भी श्रीमती सुमन बहमी, वो भी रेस में जी। तो मैं टिकट ही बता रहा हूँ आपको, आप तो अभी रेस में बता रहे हो, रेस में नहीं है, वो टिकट की दावेदार है। तो बलवंत सिंह जी को कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, या बलवंत सिंह जी को मिला तो ये महिला भी जरूर चुनाव लड़ेंगी। तो मैं ट्रायंगुलर आपको इसलिए बता रहा हूँ। राजपाल भुखड़ी एक बार फिर से कुमारी शैलजा के दरबार में अपनी हाजिरी दे रहे हैं और ये कहते हैं कि बहन जी आपने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा था, मैंने रेस्ट कर लिया, मैं इस बार फिर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो ये दावेदारियां और ये सब चीजें चलती रहेंगी जब तक टिकट ना आए। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग तो पार्टी की वफादारी में वहां रुक जाते हैं, चुनाव नहीं लड़ते, बगावत नहीं करते, और जिनको चुनाव लड़ना है वो लड़ेंगे। वो फिर पार्टी नहीं देखते, वो फिर किसी का भी टिकट मिलेगा वो टिकट लेकर के, क्योंकि टिकट में 5-7 वोट का सहारा हर टिकट से मिल जाता है, सिंबल के सहारे वो चुनाव निर्दलीय लड़ने से अच्छा वो किसी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ समीकरण क्या बन रहा है इस बार? में आपने खुद माना कि भारतीय जनता पार्टी के इतनी बार और आईएनएल के इतनी बार, और बहुजन समाज पार्टी का आपने जिक्र कर ही दिया। बहुजन समाज पार्टी का पूरे यमुनानगर जिले में और अंबाला जिले में इतना बड़ा प्रभाव है कि 15% अकेले इन 2 जिले में उनका वोट आता है, और पूरा स्टेट मिला के वो 5%, 5.5% पे आते हैं। इन 2 जिलों के आंकड़े आप जब निकालेंगे बहुजन समाज पार्टी के, तो आपको ये लगेगा कि हर सीट को प्रभावित बहुजन समाज पार्टी करता है। जी, तो आपके अनुसार इस सीट के ऊपर 3 से 4 तरफा चुनाव हो सकता है। मल्टीपल अगर चुनाव होता है तो इसका फायदा किसको होगा? देखिए, आप मल्टी कॉर्नर में ये नहीं कह सकते कि किसको फायदा होगा। मैं ये कहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियों की चिंता बढ़ेगी, राष्ट्रीय पार्टियों की चिंता बढ़ेगी। ठीक है, अगली सीट के लिए हम बात करते हैं। अगली सीट कौन सी है अमित जी, जरा बताइए। पहले कमल जी पहले ये संडोरा वाला मामला क्लियर कर लें। जी, ये क्लियर हुआ नहीं। देखो,
आपने एक सवाल रेज किया कि सडोरा से हमेशा बीएसपी 20,000 वोट ले जाती है। जी ठीक है ना, ये हिस्ट्री जी है। अब हम वर्तमान में चल रहे हैं। जी कालका से लेके और पलवल तक जी एक बेल्ट है जिसको जमुना बेल्ट बोला जाता है, यमुना नदी की बेल्ट बोला जाता है। एक यमुना जी के इस पार और एक यमुना के उस पार। उस पर जी जिसको उस पार कहते हैं, वो सारे गांव उत्तर प्रदेश के साथ लगे हुए हैं। उन पे जी उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रभाव है। थोड़ा सा जी इलाका हिमाचल प्रदेश का है, पांवटा साहब तक। उसके बाद सारा लगभग यूपी के गांव है। अगर आप जी घूमने भी जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हरियाणा स्टेट के गांव में हैं या उत्तर प्रदेश के गांव। अब जी मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब उत्तर प्रदेश में पार्टी को बसपा को 403 में से 1 सीट आई, लोकसभा की 0 सीट आई। अपने घर जी में जो पार्टी 0 हो रही है, दूसरे घर में हीरो कैसे हो जाएगी, उसका उफान कैसे होएगा, जी डाउटफुल है। उफान सिर्फ एक ही शर्त पे होगा, जैसे मान लो बलवंत सिंह सडोरा की टिकट कटती है तो बलवंत सिंह सडोरा अपने आप में एक वोट बैंक के मालिक है, जी इसलिए वो बसपा का या इनेलो का ठप्पा लगने से उसमें आ जाएंगे, रेस में आ जाएंगे। लेकिन सडोरा सीट में हालात ये है कि ये पूरी की पूरी ग्रामीण सीट है और इस वक्त जी जो गांवों से जो डेटा आ रहा है वो थोड़ा कांग्रेस अपसाइड इंडिकेट कर रहा है। वहां पे कोई एक बड़ा शहर आ रहा है, वहां पे बीजेपी बढ़ भी जाती है और बीजेपी के चांसेस बेटर भी हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन जहां पूर्ण ग्रामीण इलाका है तो मैं इस सीट पे कांग्रेस एज रख के ही चलूंगा, भले ही यहाँ सीधी फाइट हो और भले ही यहाँ ट्रायंगुलर हो। अगर ट्रायंगुलर भी होगा तो यहाँ कांग्रेस का वोट बैंक ज्यादा है, तो ट्रायंगुलर में एंटी कांग्रेस वोट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कांग्रेस का मार्जिन बढ़ भी सकता है। पर एक चीज जो मैंने एग्जामिन नहीं की, जो प्रेमचंद जी ने अभी कहा कि एक ऑफिसर को वीआरएस के लिए कहा गया है, तो वो हो सकता है कि बीजेपी के सर्वे में कोई इस तरह के इंडिकेशन आए हों कि आप कैंडिडेट बदल दो या इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को ले आओ, इसके पास अपना वोट बैंक है, तो हो सकता है कि उस सिचुएशन में चीजें चेंज हो जाएं। पर आज की जी परिस्थिति यही है जो मैंने बोल दी। जी तो विनोद जी का कहना है कि कांग्रेस का अपर हैंड है, रूरल सीट है, चाहे 3 तरफा चुनाव हो चाहे 4 तरफा, अपर हैंड कांग्रेस का ही रहेगा। अगली सीट की बात करते हैं। अमित जी, अगली सीट के बारे में बताइए, थोड़ा सा उसका हिस्ट्री ज्योग्राफिया भी बताइए। अगली सीट हम जो है भिवानी विधानसभा सीट पर हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं। भिवानी विधानसभा सीट एक शहरी सीट हम कह सकते, शहरी सीट है। इसका 70% एरिया शहरी है। इसमें कुछ गांव भी बड़े बड़े आते हैं, जैसे बामला है, कितलाना है, मानहेरू है, लेकिन ये शहरी सीट है जो है भिवानी सीट जो है पिछले 3 विधानसभा चुनाव से 2009, 2014, 2019 से बीजेपी लगातार जीत रही है और कांग्रेस जो आखिरी बार 2005 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। बीजेपी 2009 से पहले जो था इस सीट पर जो था बंसीलाल परिवार का प्रभाव था। बंसीलाल का जिस पे आशीर्वाद होता वो सीट भिवानी सीट से जीत जाता था। लेकिन 2009 से स्थितियां बदली हैं, बीजेपी यहाँ पे काफी स्ट्रांग हुई है इस सीट पर जो है भिवानी विधानसभा सीट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ पे 28,000 से ऊपर वोटों की लीड मिली थी। तो आज भी ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है इसका अपर हैंड है। जहां तक दावेदार की बात करें, बीजेपी से जो है इस टाइम घनश्याम सराफ है जो पिछले 3 बार से लगातार विधायक चल रहे हैं और अपना एक मीनू अग्रवाल भी हैं जो पूर्व विधायक के बेटे हैं और यहाँ से संदीप जो है वो भी यहाँ पे एक दावेदार हैं। संदीप जोशी भी यहाँ से दावेदार हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस से यहाँ पे डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज है जो पहले विधायक भी रह चुके हैं। वासुदेव शर्मा भी यहाँ से जो है दावेदार, और भी कई जो है भिवानी विधानसभा सीट से दावेदार है। अब ये है कि किरण चौधरी जो है वो बीजेपी में आ चुके हैं, उनका भी जो है भिवानी शहर में एक प्रभाव है। उससे भी हो सकता है कि बीजेपी को जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा और वो भी कई ज्यादा बीजेपी यहाँ मजबूत हो सकती है भिवानी विधानसभा। जी, इस सीट पर, ये सीट कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत सीट नहीं रही है। पिछले 10 चुनाव के अंदर ये कांग्रेस ने 2 बार ही सीट ये जीती है और पिछली बार 2005 में जीती थी। उससे पहले शायद 1982 में ये सीट जीती थी। यहाँ पर एचवीपी का भी प्रभाव रहा है और पिछले 3 चुनावों से बीजेपी का भी प्रभाव रहा है। जहां तक शिवशंकर भारद्वाज की बात है, ये पिछले तीनों चुनाव हार चुके हैं।
तो जो कांग्रेस का फार्मूला है उसमें कहाँ ये फिट बैठेंगे, ये देखने की बात होगी। ये हमको विनोद जी बताएंगे कि इस सीट पर क्या तासीर बनती है, क्या इक्वेशंस बनते हैं। देखिए कमल जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आम पत्रकारों के नॉलेज में भी नहीं होती और आम जनता की नॉलेज में नहीं होती। मैं एक बात बड़े ठोक के कह सकता हूं कि पूरे हरियाणा में हवा चल सकती है कांग्रेस की, पर भिवानी में हवा नहीं चलेगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पे कांग्रेस की लीडरशिप बहुत साल तक किरण चौधरी के हाथ में रही, चौधर किरण चौधरी के हाथ में रही। श्रीमती किरण चौधरी ने कभी भी यहाँ पे कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन बनने ही नहीं दिया। वो जिस भी आदमी को कांग्रेस की टिकट दिलवाती थी, पहले ये तय करती थी कि ये जीते या ना जीते, पर इसके पास तो शाम में वोट है कि नहीं है। मतलब अपनी सीट 100% जीतने के लिए वो आसपास का मैच फिक्स करती थी, और उस मैच फिक्सिंग में भिवानी सीट का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता था, क्योंकि भिवानी और तोशाम जो है वो काफी आपस में नजदीक भी हैं, मिले जुले भी हैं। तो शाम वाले भिवानी के रोज आने जाने वाले पैसेंजर्स हैं, तो वो हमेशा ये तय करती थी कि भिवानी में टिकट उसको देनी है जो मेरे को तो शाम में मदद कर सके। तो इसलिए कांग्रेस की वहां कभी लीडरशिप पैदा नहीं हुई। दूसरी बात ये हो गई कि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसपे हम अभी तक चर्चा नहीं कर पाए। हम कांग्रेस की सीटों के एज तो बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की कमियां और बीजेपी की खूबियों पे अभी चर्चा नहीं हुई है। तो कांग्रेस का कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बना वहां पे। तो कांग्रेस तो जिसको भी लाएगी उसको यहाँ पे कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर आप आज की डेट में नतीजे की बात करो तो बीजेपी यहाँ पे टिकट यही रखे या टिकट बदल दे, कास्ट इक्वेशन के हिसाब से आज भी यहाँ बीजेपी भारी है। उसका रीजन बता देता हूँ कि बीजेपी को ब्राह्मण काफी वोट देता है, पंजाबी काफी वोट देता है, अग्रवाल काफी वोट देता है, राजपूत काफी वोट देता है। और इस सीट पर ये चारों कौम डोमिनेट करती हैं, बाकी सब छोटी हो जाती है। गांव में जाट कौम का वोट है, लेकिन वो भी रोहतक और जींद की तरह बिहेव नहीं करता, उसका भी एक हिस्सा बीजेपी को चला जाता है। इसलिए घनश्याम सराफ काम करे या ना करे, लगातार 3 बार वो इसीलिए जीत गए क्योंकि ये कांग्रेस ने यहाँ अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं किया। देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल। अब की कुछ जादू हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन सीट बीजेपी की लगती है जी। यहाँ बीजेपी के, जैसा अमित जी ने बताया, 3 मजबूत उम्मीदवार हैं, घनश्याम सराफ, संदीप जोशी और शशि परमार का भी एक नाम है। ये चारों समुदाय जो मेहता जी ने गिनाए यहाँ पर लगभग 40% है। प्रेम जी, आप क्या कहेंगे इस सीट के बारे में? देखिए, ये जिला जब दोनों इकट्ठे थे, दादरी अलग नहीं हुआ था, इस भिवानी जिले ने 3 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दिए हैं। चौधरी बंसीलाल का घर भिवानी में था, बनारसी दास गुप्ता जी 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, और मास्टर हुकम सिंह जी भी वो उसी तरह से। अगर आप जिक्र करेंगे 1972 से, तो यहाँ सबसे पहले बनारसी दास गुप्ता जी जीते थे कांग्रेस के। आपने कहा कि कांग्रेस बहुत कम बार यहाँ जीतती है। उसके बाद जनता पार्टी की लहर आई और ठाकुर वीर सिंह यहाँ से चुनाव जीते। अभी आप विनोद जी को सुन रहे थे कि राजपूत बड़ी संख्या में और बहुत बड़े बड़े गांव राजपूतों के इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। बाद में उनमें से कुछ गांव तोसाम में चले गए, और तोसाम में शशि रंजन जी का, जिनका आपने जिक्र किया, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक रहे हैं। तो जब डिलिमिटेशन के बाद भिवानी जिले की बहुत सारी सीटों का स्वरूप बदल गया, बहुत सारी सीटें चली गई। तो इन का प्रभाव भी रहा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो गांव थे उनको उधर से निकाल के इधर डाल दिया। ये सारे का सारा बैलेंस बनाने का काम डिलिमिटेशन के टाइम हुआ कि किसी एक की डोमिनेंस ना बढ़े। और उसके बाद लगातार अगर आप देखेंगे तो चौधरी बंसीलाल को और शिवशंकर भारद्वाज जी को अलग रख दें तो हमेशा अग्रवाल समाज का आदमी यहाँ चुनाव जीतता है। जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे उसके मुकाबले में कोई आया हो, लगातार चुनाव जीतने का राम भजन अग्रवाल जी का भी वो 2 बार जीते। जब हरियाणा विकास पार्टी का चौधरी बंसीलाल ने गठन किया, दोनों बार उनके वो प्रत्याशी थे 91 और 96 में।
दोनों बार वो चुनाव जीते। उसके बाद आपका चौधरी बंसीलाल जी को भी एक बार वहां से चुनाव लड़ना पड़ा 2000 में, जब केवल 2 विधायक बने थे हरियाणा विकास पार्टी के, उनमें रामकिशन फौजी भिवानीखेड़ा और चौधरी बंसीलाल भिवानी से जीते थे। उसके बाद लगातार क्योंकि एक बार बीच में कांग्रेस आई, शिवशंकर भारद्वाज जी, दूसरे नंबर पे बी ब्राह्मण रहा था। आपने जिक्र किया कि इन जातियों का वहां वर्चस्व रहता है। उसके बाद लगातार 3 बार घनश्याम सराफ जी विधायक वहां से हैं। घनश्याम सराफ जी को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में आप मान सकते हैं, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि उनको केवल एक बार मंत्रिमंडल में लिया गया और उसमें भी बीच में हटाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कामों की दृष्टि से अगर देखते हैं तो भिवानी में उतने काम कभी नहीं हुए, किसी भी शासन में नहीं हुए बंसीलाल जी के बाद। चौधरी बंसीलाल की कर्मस्थली या जन्मभूमि मान करके भिवानी को कांग्रेस ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत इग्नोर किया। दोनों 20 साल के अगर शासन में देखेंगे, बेशक 15 साल से विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, परंतु विकास की दृष्टि से भिवानी पिछड़ता ही चला गया। और इस बात की रंजिश कहिए या उस बात का कहीं ना कहीं पीड़ा वहां के लोगों को जरूर है। अब क्योंकि किरण चौधरी जी बंसीलाल की पुत्रवधू हैं और भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं, तो जैसा अभी मेहता जी बता भी रहे थे कि वो अपने हित साधने के बाद अगली बात सोचती है। अब उनको तो शाम में अपनी बेटी का चुनाव, क्योंकि पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं और उनकी टिकट तो घोषित हो ही चुकी है एक तरह से, तो मैं समझता हूं कि वो सारे समीकरण बिठाएंगी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के तोसाम में जो प्रत्याशी थे उनका नाम शशि रंजन ही है। शशि रंजन परमार है पूरा नाम, क्योंकि वो इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक रहे हैं, इसलिए मैं उनको जानता हूं व्यक्तिगत रूप से भी। उनका पूरा नाम शशि रंजन परमार है और वो तिगड़ाना गांव के रहने, बड़ा गांव है। तो वो अपने समाज में बहुत बड़ा उनका रोल है। और उसी भिवानी में ठाकुर वीर सिंह के पौत्र भी टिकट की दौड़ में है कांग्रेस पार्टी से। लाल सिंह जी उनका बेटा है, लाल सिंह के बेटे अभिजीत या उनका कोई नाम है, लाल सिंह जी का बेटा मतलब वीर सिंह जी का पुत्र वहां चुनाव लड़ना चाहता है। अगर ठाकुर समाज ने यहाँ नहीं दिया तो वहां जरूर मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी दे या कांग्रेस दे, क्योंकि कांग्रेस की सूची में अभी तक शिवशंकर भारद्वाज का नाम सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पे वासुदेव शर्मा है। और अगर कंसिडरेशन में राजपूत की बात आई, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी भी जातीय समीकरण बना करके टिकटों का आवंटन करेगी और भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरह से सोच रही है कि कहीं ना कहीं अगर वहां अग्रवाल समाज को इग्नोर किया जाता है और ठाकुर किसी को वहां चुनाव लड़वाया जाता है, तो अग्रवाल समाज का प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं किसी दूसरी पार्टी से टिकट लेकर के जरूर आएगा। और मैं समझता हूं कि भिवानी की अगर आप सारी सीटों का आकलन एक साथ करेंगे, उसमें दादरी जिले की 2 सीटें भी है, भिवानी की प्रेम जी समय हो रहा है, बढ़ जाएगा तो फिर हम जी नहीं, तो थोड़ा सा इसको वाइंड अप कर दें। भिवानी में लबोलबाब ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, चाहे वो घनश्याम जी की वजह से कहें या किरण चौधरी जी की वजह से कहें, कांग्रेस पार्टी वहां उतनी मजबूत नहीं है। जी चलिए, तो दर्शकों आज हमारे जो 2 सीटें थी उनका लबोलबाब ये है कि भिवानी की सीट पर बीजेपी मजबूत है, सडोरा क्योंकि ग्रामीण सीट है, पिछली बार यहाँ कांग्रेस जीती भी थी, इस बार भी कांग्रेस को थोड़ा एज है, लेकिन ये मल्टी कॉर्नर्ड सीट है, ये तय है। तो आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अपने मित्रों को भी आगे ये हमारा प्रोग्राम के बारे में प्रेषित करें ताकि वो भी इनका एंजॉय ले सकें। आप सब हमारे साथ जुड़े, मेहमान भी जुड़े, आपका भी धन्यवाद और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।